या कबूतर। तो दोस्तों राइट आंसर तो देखते ही आपको पता चल रहा होगा क्या होगा, सी करेक्ट होगा, ठीक है, कबूतर। वैसे तो कबूतर को हम लोग पालते भी हैं, लेकिन कई सारे कबूतर ऐसे भी होते हैं जो घोंसला बनाकर भी रहते हैं। तो वैसे भी ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप क्या लगा सकते हैं, चीता, शेर या हाथी तो होगा नहीं, ये कभी घोंसला तो बनाते हैं नहीं। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा आंसर आपका, सी करेक्ट होगा, ठीक है, याद रखिएगा, कबूतर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है। चलिए अगले सवाल पे, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो तलवार सिर पर लटकी रहना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, यानी कि भयंकर खतरा बने रहना, ठीक है, तलवार सिर पर लटकी रहना मतलब कि भयंकर खतरा बने रहना। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल आपका दिया गया है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिनमें कोई त्रुटि है, यानी कि वाक्य आपको दिया गया है, इनमें से आपको बताना है किस भाग में त्रुटि है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। अच्छा, तो इसमें आपको बताना है कि कहाँ पे दिक्कत है। अच्छा, ईश्वर ने, यानी कि ये जो आपको यहाँ से यहाँ तक का वाक्य दिख रहा है, इसमें आपको गलती नज़र आ रहा है, या फिर स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, इसमें आपको दिख रहा है गलती, या सभी को, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है इसमें आपको गलती दिख रहा है, या वास्तव में, ये जो वास्तव है इसमें आपको गलती दिख रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, यानी कि स्वतंत्रता उत्पन्न किया है। यह क्या है, एक इनकरेक्ट वाक्य है। वास्तव में ईश्वर ने सभी को स्वतंत्रता प्रदान किया है या स्वतंत्रता दिया है, ये हो सकता है। ये उत्पन्न होने के बाद ये जो वर्ड आ गया ना, इसके वजह से ये वाक्य जो है इनकरेक्ट हो गया है यहाँ तक का, यानी कि स्वतंत्रता उत्पन्न किया है, यह क्या है, इनकरेक्ट वाक्य है। तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अच्छा, दिया क्या गया है, जीवन अवसरों में एक धारा है। तो आपको बताना है कि यहाँ पे अवसरों में एक धारा है, यह इनकरेक्ट है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा वाक्य आएगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका क्या करेक्ट होगा, डी, अवसरों की एक धारा, ठीक है, अवसरों की एक धारा होगा, ये एक राइट आंसर होगा। जीवन अवसरों की एक धारा, यह होगा, सिर्फ है यहाँ पे आने के बाद क्या हो जा रहा है, यह वाक्य जो है गलत हो जा रहा है। तो जीवन अवसरों की एक धारा, ठीक है, यानी कि यह किसी कहानी का शीर्षक टाइप हो सकता है। तो ये है आने की वजह से क्या हो जा रहा है, गलत हो जा रहा है। तो राइट आंसर डी लगाइएगा। अगले सवाल पे चलिए, थोड़ा सा सवाल को बड़ा करते हैं। देखिए सवाल आपसे अगला पूछा जा रहा है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। वर्तनी का मतलब है कि शुद्ध शब्द आपको पकड़ना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि निराकार, ठीक है। शुद्ध वाक्य, शुद्ध शब्द कौन सा हो जाएगा, निराकार, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट है, ठीक है। अगले सवाल पे चलिए, छठा सवाल पूछा जा रहा है आपसे, दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द, यानी कि आपको दिया गया शब्द अभ्युदय, इसका पर्यायवाची शब्द पूछा जा रहा है, क्या होगा ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, डी, यानी कि उन्नति, ठीक है। अभ्युदय का मतलब हो गया उन्नति, यानी कि उसने अभ्युदय प्राप्त किया, यानी क्या किया, उन्नति प्राप्त किया। तो ऑप्शन क्या लगाइएगा, डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। सातवां सवाल पूछा जा रहा है आपसे, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए, ठीक है। क्या दिया गया है वाक्य आपका, परोपकार करने वाला। इसके लिए एक शब्द बताना है कि परोपकार करने वाले को हम क्या कहते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, राइट आंसर क्या लगाइएगा, डी, यानी कि परोपकारी, ठीक है। परोपकार करने वाला क्या कहलाता है, परोपकारी। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। आठवां सवाल है, आपसे पूछा जा रहा है, स्थूल का विलोम क्या होगा। ये स्थूल जो है इसका विलोम आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बी, यानी क्रिस होगा, ठीक है। स्थूल का विलोम क्या हो जाएगा, क्रिस। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, देखिए अगला सवाल दिया गया है, 9 नंबर का सवाल पूछ रहा है, महेंद्र किस प्रकार की संधि का उदाहरण है। यानी कि आपसे संधि पूछा जा रहा है कि महेंद्र में कौन सा संधि लगा हुआ है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, यानी कि गुण स्वर संधि इसमें, ठीक है। गुण स्वर संधि आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। महेंद्र में कौन सा संधि है, गुण स्वर संधि। अगले सवाल पे चलिए, 10वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, शिरोमणि का संधि विच्छेद क्या होगा। शिरोमणि का संधि विच्छेद आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, यानी कि सिरह जोड़ मणि, ठीक है। सिरह जोड़ मणि क्या हो जाएगा, शिरोमणि। अगले सवाल पे चलिए, 11वां नंबर सवाल है, संयोग का संधि विच्छेद क्या होगा। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, सी, यानी कि सम जोड़ योग। सम जोड़ योग क्या हो जाएगा, संयोग। अच्छा, कहीं कहीं पे आपको मिलेगा सम जोड़ योग, उसमें हलंत नहीं लगा रहेगा, ठीक है। ये जो हलंत आपको दिख रहा है ये नहीं लगा हुआ होगा, तो गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पहले पूरा देख लीजिएगा किस शब्द में जो है हलंत लगा हुआ है। तो सम जोड़ योग क्या होगा, संयोग, ठीक है। अगले सवाल पे चलिए, 12 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, पीताम्बर शब्द का समास विग्रह क्या होगा। यानी कि आपको यहाँ से समास विग्रह पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, डी करेक्ट होगा, यानी कि उपयुक्त सभी, ठीक है। पीताम्बर का समास विग्रह क्या हो जाएगा, पीत है जिसका अंबर,
पीत है वस्त्र जिसका, या पीला अंबर है जिसका, यह सभी क्या हो जाएगा, पीतांबर का समास विग्रह। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं दोस्तों। 13 नंबर का सवाल आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। अच्छा, प्रत्यय रहित का मतलब क्या हुआ, रहित का मतलब होता है नहीं होना, रहित का मतलब होता है नहीं होना, ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। तो पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से प्रत्यय रहित शब्द कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा आपका डी करेक्ट होगा, यानी कि कुख्यात। ये कुख्यात क्या है, इसमें प्रत्यय है ही नहीं, ठीक है। कवित्व जो दिख रहा है, लघुत्व जो दिख रहा है, या फिर बिकाऊ जो दिख रहा है, इस सब में क्या है, प्रत्यय लगा हुआ है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, लेकिन कुख्यात ये जो वर्ड दिख रहा है, इसमें कोई भी ना तो उपसर्ग है ना ही प्रत्यय है। तो पूछा जा रहा है प्रत्यय रहित कौन सा है, कौन सा है जिसमें कि प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। तो राइट आंसर लगाइएगा डी जो है, इसमें प्रत्यय नहीं लगा हुआ है, बाकी सब में प्रत्यय लगा हुआ है। अगले सवाल पे चलिए, 14 नंबर सवाल है, झंडा का पर्यायवाची शब्द आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा आपका करेक्ट ए होगा, यानी कि केतन, ठीक है। झंडा का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा, केतन। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द आपसे पूछा जा रहा है। उपसर्ग रहित यानी कि यहाँ पे अब उपसर्ग नहीं होना चाहिए, वो वाला शब्द आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी करेक्ट होगा, यानी कि रूपक, ठीक है। रूपक एक ऐसा वर्ड है जिसमें उपसर्ग नहीं लगा हुआ है, बाकी तीनों में लगा हुआ है। प्रधान, प्रस्ताव या प्रचार, इन सब में उपसर्ग लगा हुआ है, लेकिन रूपक में नहीं लगा है। अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल आपका 16 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, कमल नयन में कौन सा अलंकार है, आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ऑप्शन ए, यानी कि रूपक अलंकार है, ठीक है। कमल नयन में कौन सा अलंकार हो जाएगा, रूपक। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 17 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है, दीर्घ संधि युक्त। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा करेक्ट आपका सी होगा, यानी कि दैत्यारी, ठीक है। दैत्यारी क्या हो जाएगा, दीर्घ संधि युक्त पद हो जाएगा, ठीक है। तो लगाइएगा ऑप्शन सी, दैत्यारी। अगले सवाल पे चलते हैं। 18 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है, करुण रस का अस्थाई भाव। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी करेक्ट हो, यानी कि शोक, ठीक है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 19 नंबर का सवाल कर रहा है, रस के कितने अंग होते हैं, जो रस होते हैं उनके कितने अंग या कितने भाग होते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि 4 भाग होते हैं या 4 अंग होते हैं। तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 20 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में मात्रिक समछंद का कौन सा उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा सी आपका करेक्ट होगा, यानी कि चौपाई क्या है, मात्रिक समछंद का एक परफेक्ट उदाहरण है। तो ऑप्शन लगाइएगा सी, यानी कि चौपाई। अगला सवाल देखिए, यहीं पे क्या कह रहा है, तापस बालासी गंगा कल में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तापस बालासी गंगा कल में अलंकार आपको बताना है। तो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो लगाइएगा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। दोस्तों बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ए होगा, यानी कि उपमा अलंकार है, ठीक है। उपमा अलंकार इसमें, तो ऑप्शन आपका क्या लगाइएगा, ए करेक्ट। अगले सवाल पे चलिए, नेक्स्ट वाले 22 नंबर का पूछा जा रहा है आपसे, चरण कमल बंदों हरिराई में कौन सा अलंकार है, आपसे अलंकार पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि रूपक का अलंकार इसमें, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि रूपक का अलंकार। अगले सवाल पे चलते हैं। 23 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए, इसमें अलंकार आपको बताना है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी करेक्ट होगा, यानी कि विरोधाभास अलंकार है, ठीक है। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए में अलंकार कौन सा हो जाएगा, बी, यानी कि विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, अगला सवाल है 24 नंबर का पूछा जा रहा है, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय या खाए बौरात नर वा पाए बौराए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि यमक अलंकार है इसमें, ठीक है। यमक अलंकार, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। और तो यहाँ पे गद्यांश वाला आ गया, तो पहले देखते हैं हम लोग गद्यांश में क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या पूछा गया है। फसलें और पके फल किसकी देन है। अच्छा, तो थोड़ा सा गद्यांश पढ़ लेते हैं। वैसे तो गद्यांश दोस्तों बार बार वही आ रहा है, रिपीट होके आ रहा है, लेकिन गद्यांश में सवाल चेंज आ रहा है हर बार, है ना। हम लोग पिछले मॉक टेस्ट जितना लगाए हैं, गद्यांश तो लगभग लगभग सेम ही आता है, लेकिन सवाल चेंज रहता है। हो ना हो कहीं यही वाला गद्यांश एग्जाम में भी पूछ ले, तो आप लोग एग्जाम देकर जब भी आइएगा तो कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर ये वाला गद्यांश मैच किया था, ठीक है। तो देखते हैं क्या कह रहा है। भारत माता को हम नमन करते हैं, उत्तर में हिमालय इसकी प्रहरी है, दक्षिण में हिंद महासागर उसके चरण पखारता है, पश्चिम में कच्छ की खाड़ी और पूरब में बांग्लादेश है। गंगा यमुना नर्मदा ताप्ती कृष्णा गोदावरी ब्रह्मपुत्र आदि नदियां भारत के मैदानी क्षेत्रों की शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल की बहार इनकी भारत माता की उपहार है। अच्छा देखिए यहीं पे मिल गया, देखिए यहीं पे आपको मिल जा रहा है, क्या कह रहा है, गंगा यमुना गोदावरी कृष्णा ताप्ती, यानी कि ये जो नदियां हैं
ये भारत के मैदानी क्षेत्रों में शोभा बढ़ाती है। खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फलों की बहार इनकी भारत माता का उपहार है। यानी कि जो भारत माता को उपहार मिला है, किस वजह से मिला है, तो ये नदियों की वजह से खेतों में लहराती फसलें और बागों में पके फल है। तो सवाल आपसे यहीं पे पूछा जा रहा है कि फसलें और पके फल किसकी देन है। तो दोस्तों देखते ही ऑप्शन आपको करेक्ट लगाना है, क्या हो जाएगा, ए करेक्ट, यानी नदियों की देन है। फसलें और पके फल जो भी है वो किसकी देन है, तो राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि नदियों की। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं और अगला सवाल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये साइंस से स्टार्ट हो रहा है। तो सवाल पहले क्या करते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि आपको आसानी से दिखे। देखिए, सल्फर हेक्साफ्लोराइड अणु का आकार कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, यानी कि अष्टफलकीय होता है। ठीक है, अष्टफलकीय, यानी कि ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए और सवाल थोड़ा सा यहाँ पे आपको बड़ा करके दे देते हैं, यानी कि ताकि आपको दिख जाए आसानी से ना। तो देखिए, सवाल आपसे पूछा गया है 72 नंबर का, टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, ये आपको बताना है। काफ़ी फेमस है सवाल है दोस्तों। तो राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि गैलीलियो ने। ठीक है, टेलीस्कोप का खोज किसने किया था, गैलीलियो ने। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 73 नंबर का सवाल है, इस सदी की शुरुआत में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था, ये आपसे पूछा जा रहा है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि राइट ब्रदर्स ने। ठीक है, राइट ब्रदर्स ने क्या चीज़ का आविष्कार किया था, हवाई जहाज का। तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 74 नंबर का सवाल, केसेरुक रज्जु, बायोलॉजी का सवाल है ये, केसेरुक रज्जु में से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर बिल्कुल सी लगाइएगा, यानी कि 33 जोड़ियां निकलती है। ठीक है, तंत्रिका की कितनी जोड़ियां निकलती है, सी, यानी कि 33 जोड़ियां। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं। 75 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर होता है, ये मस्तिष्क का भाग होता है, बताना है आपको। राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका करेक्ट होगा इसका सी, यानी कि केसेरुक रज्जु में। ठीक है, केसेरुक रज्जु में इसका नियंत्रण होता है, प्रतिवर्ती क्रियाओं यानी कि रिफ्लेक्स एक्शन का। ठीक है, तो राइट आंसर सी लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल पे अगला सवाल है, थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित होता है, ये हार्मोन होता है। थायरॉक्सिन क्या होता है, एक हार्मोन होता है, पूछा जा रहा है। थायराइड ग्रंथि से जो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है, स्रावित जो होता है, स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाली अंतःस्रावी हार्मोन कौन सी होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका करेक्ट होगा इसका ए, यानी कि TSH। ठीक है, लगाइएगा TSH, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे चलिए, 77 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है आपसे, निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, बिल्कुल बी करेक्ट होगा, यानी कि कहाँ पे, अंडवाहिनी में। ठीक है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है, तो अंडवाहिनी में, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 78 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। सवाल थोड़ा सा छोटा कर ताकि आपको ऑप्शन दिख जाए बढ़िया से। देखिए, पीतल के बर्तनों को कलई करते समय गर्म बर्तन की सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं कौन सा होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है, किसका धुआं होता है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का धुआं होता है। ठीक है, राइट आंसर क्या लगेगा, डी, अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 79 नंबर का सवाल है, पूछा जा रहा है। देखिए यहाँ पे आ गया क्या चीज़ का, केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल का सवाल है। जस्ता का एक आयतन भाग, जस्ता का एक आयतन भाग घनत्व जिसका कितना दिया गया है, 7100 kg मीटर क्यूब को 2 आयतन भाग तांबा जिसका घनत्व कितना दिया गया है, 8900 kg प्रति मीटर क्यूब से मिलाने पर पीतल बनता है। तो पीतल का घनत्व कितना रहेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर बी लगाइएगा, यानी कि 8300 kg प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो ऑप्शन आप बी लगाइएगा। नेक्स्ट सवाल पे चलिए, 80 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन की खून के जमने में आवश्यकता होती है। तो दोस्तों सबको पता होगा, राइट आंसर क्या लगाइएगा, विटामिन के। ठीक है, विटामिन के, यहाँ पे के आप लिख भी सकते हैं, हिंदी में लिख दिया गया है, के हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर, विटामिन के। जो क्या होता है, यानी कि हमारे बॉडी का कोई भाग यदि कट गया तो वहाँ से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है, तो वो ब्लड जब वायु के संपर्क में आता है तो थक्का बन जाता है, तो बाद में क्या होता है कि हमारे शरीर से आगे ब्लड निकलना बंद हो जाता है, तो वो हमारे लिए एक अच्छा ऑप्शन होता है। लेकिन हमारे शरीर में ब्लड ना जमे इसके लिए हिपेरिन पाया जाता है। ठीक है, क्या लगाइएगा, हिपेरिन। यदि दूसरा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि हमारे शरीर में वह कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसकी वजह से कि हमारे बॉडी का ब्लड ना जमे, तो लगाइएगा हिपेरिन, आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलिए दोस्तों, 81 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, अल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका सी करेक्ट होगा, यानी कि इथाइल अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आखिरी उत्पाद क्या हो जाएगा, इथाइल अल्कोहल।
अगले सवाल पे चलिए 82 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन है, ये आपको पूछा जा रहा है। तो हार्मोन बताया दोस्तों, करेक्ट से लगाइएगा सी, यानी कि इंसुलिन क्या है, एक हार्मोन है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं और 83 नंबर का सवाल है, इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। देखिए सवाल पूछा जा रहा है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है किस चीज़ से, ये आपको बताना है। तो दोस्तों राइट आंसर डी लगाइएगा, यानी कि कांच की सिलिकॉन ऑक्साइड से यह क्या करता है, अभिक्रिया कर लेता है, इसीलिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट डी लगाइएगा, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, 84 नंबर का सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वायु में थोड़ी देर रखने पर किसी धातु के ऊपर हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है, धातु है वह कौन सी धातु हो सकती है, ये आपसे पूछा गया है। दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा ए, यानी कि तांबा। अगले सवाल पे चलते हैं, 85 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गैस का नाम क्या है, पिछले मॉक टेस्ट में भी कई बार आ चुका है। तो राइट आंसर लगाइएगा दोस्तों डी, यानी कि इथिलीन, ठीक है, इथिलीन आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलिए 86 नंबर का सवाल पूछा गया है, विस्फोटक ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन यानी कि TNT एक है, यानी कि क्या है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा डी, यानी कि वह क्या है, एक एस्टर है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 87 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, जस्ता के एक बर्तन पर विद्युत लेपन की विधि में क्या किया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगाइएगा, आपका करेक्ट होगा इसका डी, यानी कि क्या हो जाएगा, बर्तन को धन ध्रुव और जस्ता को ऋण ध्रुव बनाया जाता है। तो क्या जाकर होता है, जस्ता से एक बर्तन पर विद्युत लेपन का विधि पूर्ण हो पाता है, ठीक है, तो लगाइएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, डी करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं, 88 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, वायु में कौन सी नोबेल गैस नहीं होती है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि रेडॉन नहीं होती, ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, नोबेल गैस माने कि अक्रिय गैस, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। देखिए अगला सवाल आपका 89 नंबर का, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरोफिल में कौन सी धातु आयन पाया जाता है, मैग्नीशियम लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 90 नंबर का सवाल है, बल का एसआई मात्रक kg मीटर सेकंड इनवर्स 2, इसे एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह कौन सा नाम है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी करेक्ट होगा, यानी कि उसे हम किस नाम से जानते हैं, एक न्यूटन के नाम से, ठीक है, यानी कि kg मीटर सेकंड इनवर्स 2 ये तो होता ही है बल का एसआई मात्रक, लेकिन एक और होता है न्यूटन, ये भी तो आप लोग को पता ही होगा, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। यहाँ से आपका जीके स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं पहला सवाल क्या कह रहा है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। तो दोस्तों सबको पता होगा, राइट आंसर ए लगाइएगा, जयपुर में, ठीक है, राजस्थान की राजधानी कहाँ है, बहुत ही कॉमन सवाल है, जयपुर, ठीक है। अगले सवाल पे चलते हैं, 92 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, लिब्राहन जांच कमीशन किससे संबंधित है, ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर ए ही लगाइएगा, यानी कि क्या हो जाएगा, बाबरी मस्जिद की तोड़फोड़ से संबंधित है, ठीक है, लिब्राहन जांच, ठीक है, तो ऑप्शन आपका ए करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, और अगला सवाल आपका यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है। सवाल है आपका 93 नंबर का, सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि 20 मार्च को मनाया जाता है सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस, ठीक है, तो ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 94 नंबर का सवाल है, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा सी, यानी कि चुनाव आयोग को, ठीक है, चुनाव आयोग आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपको सी लगाना है। अगले सवाल पे चलिए, 95 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा नहीं है, ये आपसे पूछा जा रहा है। न्यायपालिका से कार्यपालिका का पृथक्करण, हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्धि विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, या बच्चों के लिए मुफ्त व अनिवार्य शिक्षा, या छुआछूत की परंपरा को समाप्त करना। दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, यानी कि हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना व महत्व प्रदान करना, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगले सवाल पे चलते हैं दोस्तों, और यहाँ पे आपका 96 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है, बाबरी मस्जिद या राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय यानी कि लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है का प्रकार है, यानी किसका प्रकार है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि स्वत्वाधिकार मुकदमा का प्रकार है, ठीक है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बी करेक्ट। अगले सवाल पे चलते हैं, 97 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है आपसे, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो दोस्तों सबको इसका आंसर पता होना चाहिए और उम्मीद है आप लोग को आंसर होगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? बिहार से। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे बिहार से, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, सी। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं और 98 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। भारत में प्रथम निजी प्राइवेट विश्वविद्यालय का पूरा नाम क्या है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा सी, यानी कि मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय। ठीक है, मैत्री सूचना तकनीकी विश्वविद्यालय यानी कि AITU। तो ऑप्शन आपका क्या करेक्ट हो जाएगा? सी। अगले सवाल पे चलिए, 99 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है आपसे। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है? तो दोस्तों करेक्ट लगेगा सी, यानी कि 15 मार्च को मनाया जाता है हर साल। ठीक है, तो लगाइएगा सी, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। अगले सवाल पे चलिए, 100 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। विकलांगों के लिए ओलंपिक जाना जाता है किस रूप में? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि AB ओलंपिकस के रूप में। ठीक है, AB ओलंपिकस के रूप में जाना जाता है विकलांगों के लिए ओलंपिक। ठीक है, AB ओलंपिकस के रूप में। अगले सवाल पे चलिए, 101 नंबर का सवाल है आपका। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि पाटलिपुत्र। ठीक है, पाटलिपुत्र आपका करेक्ट आंसर होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 102 नंबर का सवाल। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? ये आपसे पूछा जा रहा है। शुंग वंश के बाद ऑप्शन आपका यहाँ पे है, तो बताना है दोस्तों शुंग वंश के बाद भारत पर किस वंश ने शासन किया? तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन लगाइएगा सी, यानी कि कण्व वंश ने। ठीक है, शुंग वंश के बाद भारत पर जिस वंश ने शासन किया वो है कण्व, यानी कि ऑप्शन आपका सी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे। कुमार संभव महाकाव्य किस कवि ने लिखा? ये आपसे पूछा गया है। कुमार संभव महाकाव्य जो है वह किस कवि ने लिखा है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगेगा डी, यानी कि कालिदास ने लिखा है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलिए, 104 नंबर का सवाल पूछा जा रहा है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये आपसे पूछा गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया, यानी कि किसके विषय में बात किया गया है? तो दोस्तों राइट आंसर लगेगा बी, यानी कि राजनीतिक नीतियों के बारे में। ठीक है, कौटिल्य ने एक अर्थशास्त्र बुक लिखा है। ठीक है, उसका बुक का नाम ही है अर्थशास्त्र, लेकिन उसमें बात जो किया गया है राजनीतिक नीतियों को लेकर के बात रखा गया है। ठीक है, तो राइट आंसर लगेगा बी। अगले सवाल पर चलते हैं और आपका अगला सवाल है 105 नंबर का। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि सैयद वंश का। ठीक है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा, सैयद वंश। अगले सवाल पर चलते हैं, 106 नंबर का सवाल है। विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को डैश के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि उपरोक्त में से सभी। संभावित भी हो जाएगा या विकसित स्टॉक भी हो जाएगा, विकसित या स्टॉक भी हो जाएगा या रिजर्व भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, अगले सवाल पे, और 107 नंबर का सवाल पूछा गया है। अपने अस्तित्व के दौरान 17 राष्ट्रों ने राष्ट्र संघ में सदस्यता वापस ले ली। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र संघ से अलग नहीं हुआ? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि ब्राज़ील जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ब्राज़ील। अगले सवाल पे चलिए, 108 नंबर का सवाल है। मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है कहाँ पे है? ये आपसे पूछा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर बी लगाइएगा, यानी कि सुंदरवन में। ठीक है, सुंदरवन में मैंग्रोव का सबसे अधिक विस्तार है। अगले सवाल पे चलिए, 109 नंबर का सवाल है। लोकसभा में जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये आपसे पूछा गया, यानी अनु मतलब यहाँ पे अनुसूचित। ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है, यहाँ पे शॉर्ट में लिखा गया है। तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा बी, यानी कि 47। ठीक है, 47 आरक्षित सीटों की संख्या निर्धारित की गई है, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। अगले सवाल पे चलते हैं, 110 नंबर का सवाल है आपसे और लास्ट सवाल है। निम्न में से किस मापनी के द्वारा किमी और मील, यानी कि किलोमीटर और मील दोनों दूरियों को दर्शाया जा सकता है? तो दोस्तों करेक्ट आंसर लगाइएगा डी, यानी कि तुलनात्मक मापनी के द्वारा। ठीक है, तुलनात्मक मापनी के द्वारा जो है मील और किलोमीटर और मील दोनों की दूरियों को दर्शाया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी करेक्ट होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको आज का क्लास पसंद आया होगा। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और यदि यहाँ तक आप वीडियो देख लिए हैं तो कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। इससे पहले का मॉक टेस्ट यदि आप नहीं लगाए हैं तो बता दिए, डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा, जाकर के देख लीजिएगा। और यदि आज की वीडियो का PDF फाइल आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी वहीं पर आपको PDF मिल जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।